नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसको सैडलर आयोग भी कहते हैं। इसके पहले हम लोग 1913 की सरकारी नीति के प्रस्ताव का अध्ययन किया, जिसमें ये बताया गया कि जो भारत में प्राथमिक शिक्षा है वो अनिवार्य एवं निःशुल्क पर बल दिया गया। जो उसके पहले गोखले बिल में कहा गया था, किसी कारण गोखले बिल का को आज स्वीकृति मिली, लेकिन उसके बाद आने वाले बिलों में उनकी बातों को ध्यान दिया गया। इस कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को सैडलर आयोग के नाम से भी जानते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 1919 और इसको सैडलर आयोग या सैडलर कमीशन भी कहते हैं। और इस कमीशन के बुलाने का जो उद्देश्य था उसकी पहले चर्चा करेंगे। उसके पहले चर्चा करेंगे इस कमेटी में जो थे उसके अध्यक्ष, तो ये थे अध्यक्ष थे लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर माइकल सैडलर। लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति माइकल सैडलर। और इस इनके कमेटी में दो भारतीय भी थे, उनका नाम मैं बताना चाहूंगा। जो दो भारतीय थे वो थे, पहले थे आपके डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी, जो शिक्षा के बारे में विशेषज्ञता रखते थे। डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, ये भारतीय सदस्य थे, से सब अंग्रेज थे। एक कमेटी का, एक आयोग का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कलकत्ता विश्वविद्यालय की समीक्षा करना, उसकी समस्याओं का अध्ययन करना एवं समाधान के लिए एक व्यवस्थित ब्यौरा को प्रस्तुत करना। क्योंकि उस समय जो कलकत्ता था वो एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय में एक था, क्योंकि इसके पहले जो था बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए, उसके बाद धीरे धीरे अन्य जगह खोले गए। तो कलकत्ता जो विश्वविद्यालय था उस पर लोड इतना अधिक बढ़ गया था कि विभिन्न समस्या आ रही थी। इसके लिए एक कमेटी बना करके कलकत्ता की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसका नाम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग रखा गया। इस कमेटी के अध्यक्ष लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर माइकल सैडलर थे। उन्हीं के नाम पर ये आयोग पड़ा। उन्होंने इस समस्या का समाधान किया एवं अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। जब प्रस्ताव को प्रस्तुत किया तो उसमें कुछ सिफारिशें थी, जो विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय को एक अलग दर्जा देने एवं उसमें कुछ सुधार के लिए उन्होंने अपनी बातों को रखा। आइए उसकी चर्चा करें। प्रमुख सिफारिश या प्रस्ताव: स्नातक 3 वर्ष का हो, इंटर पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय से अलग किया जाए, प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हो, एक निरीक्षण विभाग हो, इसके अलावा डिप्लोमा, डिग्री, तकनीकी प्रशिक्षण आदि कॉलेज की स्थापना हो। अगला, अध्यापक चयन समिति का गठन हो। अगला, प्रति वर्ष 5 लाख, लगभग 5 लाख का अनुदान दिया जाए। अगला, मुस्लिम शिक्षा पर बल देना। अगला, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। अगला, शिक्षा शास्त्र विषय को शामिल करना। अगला है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की अधिक जनसंख्या होने कारण इसका एक भाग या इसके काम को बांटने के लिए ढाका में विश्वविद्यालय की स्थापना करना। इसके बाद बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बनाना। ऑनर्स, साधारण और प्रवीण पाठ्यक्रम लागू करना। शोध कार्य व स्नातक यानी पीजी का निर्माण करना पाठ्यक्रम का। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार करना एवं इसके अलावा विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय सीमा का तय करना, जो गवर्नर जनरल के नेतृत्व में होगा आदि। आइए इसका बिंदुवार चर्चा करते हैं। पहला, स्नातक 3 वर्ष का हो। कलकत्ता विश्वविद्यालय के आयोग में जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ उसमें कहा गया कि स्नातक को जो विश्वविद्यालय स्तर पर होते उसको 3 वर्ष के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए और उसी के आधार पर पाठ्यक्रम हो, शिक्षा हो, जिससे विभिन्न पाठ्यक्रमों को चलाने में सुविधा हो। अगला, इंटर पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय से अलग किया जाए,
इससे स्पष्ट हो रहा कि पहले जो इंटर पाठ्यक्रम थे वो विश्वविद्यालय से संबद्ध होते थे, अटैच होते थे। इसलिए इसके काम को हल्का करने के लिए ये जो विश्वविद्यालय है स्नातक स्तर का काम है, वो सिर्फ स्नातक स्तर का, बाकी अन्य काम इंटरमीडिएट या अन्य क्षेत्र का काम उसके विभाग को अलग कर देना, जिससे इसका लोड कम होगा और इसमें गुणवत्ता अपने काम के प्रति बनी रहेगी। इंटर पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय से अलग करना, जो इंटर पाठ्यक्रम चल रहे थे उसमें इनके पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय से अलग करके एक अलग विभाग की स्थापना करना जो इंटरमीडिएट संबंधी कामों को देखे। प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना करना एवं उस माध्यमिक को कार्य संचालन के लिए प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए जो माध्यमिक के कामों को देखे। अगला निरीक्षण विभाग, एक निरीक्षण विभाग की भी स्थापना करना अपने प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि समय समय जब निरीक्षण होता रहेगा तो उसकी उनके कामों की समीक्षा या उनके कार्यों का मूल्यांकन होगा, तो उसमें पता चलेगा कि जो शिक्षा है वो किस ओर जा रही है, क्या प्रगति हुई है, क्या अवनति हुई है, उसके अनुसार उसमें सुधारात्मक प्रयास किया जाए। इसके बाद है डिप्लोमा, डिग्री, तकनीकी प्रशिक्षण कॉलेज आदि, यानी इस प्रकार का भी कॉलेज बने जो डिप्लोमा दे, तकनीकी डिग्री दे और प्रशिक्षण डिग्री आदि से संबंधित पाठ्यक्रम खोले जाए अलग विश्वविद्यालय के रूप में, केवल यही काम हो। अध्यापक चयन समिति, हाँ, विश्वविद्यालय में जब योग्य अध्यापक होंगे तो अपने बातों को, अनुभव को छात्रों तक पहुंचाएंगे और छात्र उससे लाभ लेंगे, और जब छात्र लाभ लेंगे तो वो अपने जीवन में अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। और उसके लिए क्या करना होगा कि चयन समिति, यानी जो विश्वविद्यालय में शिक्षक रखे जाएं उसकी एक चयन समिति बने और जो उसके सदस्य हों, वो जब चयन की बात हो, चुनाव की बात हो शिक्षकों की, योग्य शिक्षकों की, तो वो जो चयन समिति के सदस्य उस विश्वविद्यालय के ना हो, उस विश्वविद्यालय के बाहर से हो। जब बाहर से आएंगे तो वो निष्पक्ष शिक्षक का चुनाव करेंगे। इसलिए किया गया था, मान लीजिए लोकल उसी कॉलेज का किसी कमेटी में किसी सदस्य को रख लिया जाए, वो उसके परिचय का हो, रिश्तेदार का हो, तो चयन में कुछ पारदर्शिता नहीं आ सकती। इसलिए बाहर से जब चयन समिति बुलाएंगे तो लोग जानेंगे नहीं और उसी कैंडिडेट का चयन करेंगे, उसी अध्यापक का चयन करेंगे जो वास्तव में योग्य हो। इसलिए चयन समिति गठन किया गया और सारे सदस्य को उस विश्वविद्यालय के बाहर से बुलाने का प्रावधान रखा गया। प्रतिवर्ष 5 लाख का अनुदान, ये तय किया गया प्रति वर्ष शिक्षा के विकास के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय को लगभग 5 लाख का अनुदान दिया जाएगा। और उससे क्या होगा, जो उनकी समस्या, अपनी छोटी मोटी समस्या है स्नातक लोकल स्तर पर या स्थानीय समस्या है, वो उस अनुदान राशि से समस्या को दूर करके अपने शैक्षिक क्षेत्र में गुणवत्ता को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। अगला है मुस्लिम शिक्षा पर बल देना, अर्थात जो मुस्लिमों के लिए मकतब, मदरसे, ऐसे मुस्लिम संस्थाएं चल रही थी, तो उदारता का परिचय देते हुए उनकी भी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए एवं बढ़ाने के लिए उनको विशेष रूप से सहयोग करना, कि ऐसा ना हो कि एक ही पक्ष के लिए हो, बाकी समाज में अन्य सभी जात समुदाय के लोग रहते हैं, शिक्षा से एक पक्ष वंचित हो जाए और दूसरों को दिया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में सभी एक समान है, हर जात समुदाय के लोग। इसलिए मुस्लिम शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए, बढ़ावे के लिए विभिन्न प्रकार से उनको सहयोग दिया जाए। अगला है स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज में स्त्रियों का विशेष स्थान है और समाज में बहुत सारा प्रतिशत स्त्रियों का है जो हमारे समाज में विभिन्न अपना स्थान रखती है, हमारे घर परिवार का सदस्य है, समाज के सदस्य हैं। उनको भी जब शिक्षा में प्रोत्साहन देंगे, बढ़ने का मौका देंगे, तो उनके अंदर भी जो प्रतिभा है वो निखर के सामने आएगी। समाज में हमको अच्छे एक विदुषी महिला के रूप में, विद्वान महिला के रूप में समाज को मिल पाएगा। उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की गई कि जैसे आप जानते हैं कि जैसे कुछ ऐसे विद्यालय होते हैं जो केवल महिला विद्यालय होते हैं, केवल महिलाओं के लिए सुविधा के लिए होते हैं, या अगर एक ही में है तो उनके लिए सारा पठन पाठन आदि व्यवस्था अलग दिया जाए, किया जाए, जिससे वो आगे बढ़ सके। एवं ऐसे स्थान पर विद्यालय की उप शाखा खोलना, महाविद्यालय खोलना, डिग्री कॉलेज खोलना जहां पर उसकी आवश्यकता हो। मान लीजिए उस क्षेत्र में जनसंख्या बहुत अधिक है और छात्र
पढ़ने वाला अधिक है, महिलाओं की संख्या अधिक है, लेकिन विश्वविद्यालय या कॉलेज ना होने के कारण वो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके निकटवर्ती स्थान पर भी कॉलेज खोला जाए। अगला है शिक्षा शास्त्र विषय को शामिल किया जाए। वो अपने प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि जो शिक्षा शास्त्र विषय है उससे बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, इसलिए इस विषय को भी स्नातक स्तर पर शामिल किया जाए। अगला है कलकत्ता विश्वविद्यालय में अधिक छात्र संख्या होने के कारण इसकी एक शाखा ढाका में आवासीय विद्यालय के रूप में बने। उस समय जो प्रमुख रूप से समस्या थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय में छात्र संख्या बहुत अधिक हो गई थी। जब बहुत अधिक हो गई थी तो सारी व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई, प्रशासनिक आदि व्यवस्था उचित नहीं हो पा रही थी। तो उसके काम को कम करने के लिए, हल्का करने के लिए, इसका काम को कम करते हुए ढाका में, जो उस समय भारत के अंतर्गत था, ढाका में एक कॉलेज खोलने की व्यवस्था की गई, आवासीय, जिसमें हॉस्टल जिसको कहते हैं, आवासीय विश्वविद्यालय खोलने की स्थापना की गई और जिसका काम हल्का हो, क्योंकि एक यही मुख्य समस्या था। इसी के लिए आयोग बैठा था कि विश्वविद्यालय में छात्र संख्या अधिक हो गई है, उससे विभिन्न समस्या हो रही है, तो इसका लोड कम किया जाए एवं गुणवत्ता बनी रहे। तो इसलिए इसकी एक शाखा ढाका में भी बनाई गई, जो हॉस्टल सहित कॉलेज बनाया गया, जिसमें बहुत से छात्रों को उधर पढ़ने के लिए भेजा गया। आगे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बना। तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी बनाने का भी इसमें प्रावधान था, जिससे बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं इस विभाग के अंतर्गत संचालित होती रहे। स्नातक साधारण प्रवीण पाठ्यक्रम को भी लागू किया गया। जैसे स्नातक स्तर पर था तो ऑनर्स या प्रवीण ऐसे पाठ्यक्रम को भी इसमें लाने का प्रस्ताव पारित किया कि स्नातक स्तर पर ऐसे पाठ्यक्रम को भी लागू किया जाए। शोध कार्य एवं परास्नातक पाठ्यक्रम की स्थापना करना। इन्होंने शोध कार्य को बढ़ाने के लिए शोध संबंधी व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रस्ताव रखा, एवं परास्नातक, स्नातक मतलब आप जानते हैं बीए, बीकॉम, बीएससी हो गया, परास्नातक मतलब उसमें पोस्ट ग्रेजुएट, जैसे बीए के बाद एमए हुआ, बीएससी के बाद एमएससी हुआ, उसको। तो ऐसे का पाठ्यक्रम को भी लाया जाए जो शोध कार्य को प्रोत्साहन दे एवं उसमें परास्नातक पाठ्यक्रम भी लागू हो, जिससे जो छात्र हैं स्नातक के बाद परास्नातक उस विषय में करके अपने विषय में प्रवीणता प्राप्त करें। अगला है उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु माध्यमिक शिक्षा पर विशेष बल देना। और ये एक और महत्वपूर्ण था, स्नातक स्तर पर जो कमियां थी उन्होंने महसूस किया कि इसके सुधार के लिए इंटर लेवल पर, इंटर लेवल पर या माध्यमिक लेवल पर सुधार किया जाए, क्योंकि बच्चे जो आकर गड़बड़ हो रहे हैं, यदि उसके पहले ही सुधार हो जाएगा तो जो उसमें आएंगे फिल्टर होके आएंगे। जब इंटर लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर, माध्यमिक लेवल पर शिक्षा में गुणवत्ता लाई जाएगी, इसमें सुधार किया जाएगा, तो जो बच्चे आएंगे वो योग्य होंगे, वो स्नातक में आएंगे। यानी कि स्नातक में सुधार के लिए माध्यमिक, उसके पहले वाले पाठ्यक्रम यानी माध्यमिक इंटर लेवल के पाठ्यक्रम में गुणवत्ता सुधार किया जाए, जिससे लोग जो आए वो बच्चे योग्य होके आए, इसलिए इंटर लेवल पर विशेष ध्यान दिया गया। अगला है विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय सीमा तय हो, और विश्वविद्यालय का जो क्षेत्रीय सीमा भी तय हो कि वो उसका कार्य क्षेत्र कहाँ तक, कौन से डिग्री कॉलेज उसके अंतर्गत आएंगे, जिससे उसको एक काम करने में सुविधा हो। इसके बाद कुछ विश्वविद्यालय स्थापित हुए, जैसे उस्मानिया विश्वविद्यालय 1918 में, अलीगढ़ विश्वविद्यालय 1920 में, लखनऊ 1921 में। इस प्रकार अनेक विश्वविद्यालय इसी आयोग के अंतर्गत बने जो उसमें सुधारात्मक कार्य किए। इस प्रकार आज हम लोगों ने जाना जो कलकत्ता आयोग है, वो उसका मुख्य उद्देश्य था कलकत्ता की समस्याओं या छात्र संख्या को हल्का करना एवं उनको काम को कम करना, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर माइकल सैडलर। अब जैसा कि आप जान रहे हैं, इसके बाद अगले क्लास में इसके आगे का हम लोग आयोग का अध्ययन करेंगे।